हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं मन से। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आज का जो क्लास है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है, इसमें छोटा छोटा पहले टर्म पढ़ना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एसपीएम क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, उसके बाद हम लोग आगे रीड करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर में, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली क्या होती है। एसपीएम इट इज ए थिन मेम्ब्रेन, इट इज ए थिन मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे पिक्स ब्लेडर में पाया जाता है। एसपीएम क्या होती है, यह एक पतली झिल्ली होती है जिससे केवल विलायक के अणु प्रवाहित हो सकते हैं, उसे एसपीएम कहते हैं। मीन्स आप ये समझिए जैसे कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं तो आप देखिए जैसे छेना को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो छेना को फिल्टर करने के लिए कॉटन का जो कपड़ा रखते हैं, क्या होता है उससे पानी पास हो जाता है और छेना क्या रह गया, ऊपर रह गया। वैसा ही ये होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिससे केवल पानी पास हो जाएगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ओके, उससे पास नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसपीएम। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे एसपीएम क्या होता है। एक थिन मेम्ब्रेन होता है, ओके, जिससे केवल पानी पास करेगा और सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएगा। डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। इसको कॉपी कीजिए आप। एसपीएम क्या है, देखिए ऑस्मोसिस। एसपीएम समझ गया होंगे आप। समझिए इस तरह से कि कॉटन का कपड़े की तरह मेम्ब्रेन होती है, एकदम पतली झिल्ली होती है जिससे पानी तो पास कर जाएगा लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल उससे पास नहीं कर पाएगा। उसमें जो पोर रहता है, छिद्र रहता है, वो काफी छोटा होता है। ओके, देखिए ऑस्मोसिस क्या होती है। आई होप आप कॉपी किए होंगे ऑस्मोसिस, तब ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस परासरण, the process the process in which solvent molecules flow from lower concentration to higher concentration through SPM till equilibrium। क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, एक डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। ऑस्मोसिस परासरण वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम से तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता बराबर ना हो जाए, बराबर
दोनों ओर की सांद्रता बराबर हो जाए। अभी हम डायग्राम से बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी काफी सारे बताए। ऑस्मोसिस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम, हमेशा याद रखिएगा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर से हाइयर की ओर जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तब तक मूव करते रहेगा। परासरण वैसी प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर एसपीएम से तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों ओर की सांद्रता इक्वल नहीं हो जाए। ओके, अभी मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ इसको, आप पहले इस पार्ट को कॉपी कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ फ्लो करेगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर से कहाँ जाएगा? लोअर से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हमेशा मूव करेगा। ओके, बच्चा इसमें कंफ्यूज होते रहता है। आप एनसीईआरटी पलट के देखिए, आपको ये बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, लोअर से हाइयर, नॉट हाइयर टू लोअर। कहाँ फ्लो करता है? लोअर टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, निम्न से उच्च की ओर जाता है। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को पहले आप, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इसका कई सारा एग्जाम्पल है। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल जो घर में देखिए, आप क्या करते हैं? पानी में किशमिश को डाल दिए। पानी में किसको डाल दिए? यहां देखिए ये किशमिश है, पानी में किशमिश को डाल दिए। किशमिश क्या है? ये वाटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। उसमें तो काफी मीठापन होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। मीन्स यहाँ पर C2 क्या है? ग्रेटर है C1 से। C कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, C कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। तो क्या होता है? पानी जो है लोअर से किस में जाने लगता है? हाइयर में। पानी देखिए यहाँ से, और ये जो मेम्ब्रेन है किशमिश का, ये एसपीएम की तरह बिहेव करता है। तो पानी क्या होता है? सब किशमिश में जाने लगा। पानी यहाँ लोअर है, पानी में तो कुछ है ही नहीं। वाटर में कुछ है? वाटर में कुछ नहीं है, मिला रखा है, ये प्योर वाटर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। ये वाटर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 है। तो यहाँ से क्या होता है? किशमिश में जाने लगता है, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों ओर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाए। किशमिश पूरा फूल जाएगा, पानी उसमें जाते रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। लोअर से कहाँ जा रहा है? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। ओके, टिल इक्विलिब्रियम, तब तक मूव करते रहेगा दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर नहीं हो जाए। ओके, कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप अचार बनाते हैं, आम का जो कच्चा आम का अचार बनाते हैं, उसमें क्या होता है? नमक डालते हैं। तो नमक क्या करता है? पानी को खींच लेता है। ओके, उसमें जो भी कच्चा आम में पानी है उसको बाहर कर देता है। ऑस्मोसिस है। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा प्रोसेस ऑस्मोसिस से रिलेटेड यूज करते हैं। ओके, बिल्कुल समझ गए होंगे आप ऑस्मोसिस क्या होता है। तो देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं बताने जा रहा हूं। इट इज प्रेशर टू द solution side. It is pressure to the solution side which just stop the osmosis. That means flow of solvent through SPM.
SPM is called osmotic pressure. Osmotic pressure. It is denoted by पाई. मैथ के पाई से इसको डिनोट करते हैं. क्या होती है परासरण दाब? परासरण दाब विलयन की ओर वह दाब, विलयन की ओर वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को, जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं. इसे पाई से सूचित किया जाता है. पाई से सूचित किया जाता है. ओके, अभी फिगर बनाएंगे हम, वहां से और अच्छे से आएगा समझ में. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है बहुत आसानी समझ में आएगा. पहले इस पार्ट को आप कॉपी करिए, डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो आप आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे. इट इज प्रेशर टू द सॉल्यूशन साइड विच जस्ट स्टॉप. देखिए यहाँ एक वर्ड यूज कर रखा है, जस्ट स्टॉप. मतलब उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है कि ऑस्मोसिस को रोक दे. जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस. Okay, that means flow of solvent through SPM is called osmotic pressure. It is denoted by pi. परासरण दाब विलयन की ओर वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं. इसे पाई से सूचित किया जाता है. आई होप आप कॉपी किए होंगे. बिल्कुल आप सब बच्चे कॉपी कर लिए होंगे. तो देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं. डायग्राम से कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग समझ पाते हैं. दो सॉल्यूशन ले लेता हूं. बीच में देखिए हमने क्या किया, SPM लगा दिया. ये थिन मेम्ब्रेन है SPM. एक यहाँ C1 है सॉल्यूशन और दूसरा C2 है, कॉन्सेंट्रेशन है. C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन. C1 क्या है, लोअर है. C2 कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है. C बता रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, ओके, सांद्रता को. तो क्या होगा ऑस्मोसिस में, क्या होगा ऑस्मोसिस पहले होगा. ऑस्मोसिस में लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाने लगेगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन. मीन्स इसका वाटर जो है इधर मूव करने लगेगा, लोअर से हाइयर की ओर. C1 लोअर है और C2 क्या हाइयर है. इधर से इधर वाटर क्या होगा, मूव करने लगेगा. ओके, अब जिस ओर मूव कर रहा है इसी ओर प्रेशर लगाइए. यहाँ पर प्रेशर पाई लगाते हैं. इधर जैसे ही प्रेशर पाई लगाएंगे उतना ही प्रेशर लगाना है जिससे ये प्रोसेस क्या हो, ये जो फ्लो कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था इधर, वो रुक जाए. उतना ही प्रेशर लगाना. जैसे आप इस तरह सोचिए, देखते होंगे पार्क वगैरह में पाइप ऐसे जा रहा है, छोटा बच्चा क्या करता है, यहाँ पैर रख देता है, पानी आपके इधर जा रहा है, जैसे इधर पैर रख देता है और देखता है पानी किधर जा रहा है. इधर प्रेशर यदि हम देंगे तो ये जो फ्लो है रुक जाएगा. उतना ही प्रेशर देना है कि फ्लो क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो जा रहा था वो रुक जाए. ज्यादा प्रेशर नहीं देना है. ओके, ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा. मीन्स सॉल्यूशन जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उधर उतना प्रेशर हम लोग देंगे ताकि ये जो फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पास कर रहा है, वो रुक जाए. इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या कहेंगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर. बिल्कुल समझ गए होंगे. इस फिगर को कॉपी करना है. ये ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एग्जाम्पल है. ओके, आई होप आप कॉपी किए होंगे. तो देखिए अब इसका डेरिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन करने जा रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का हम लोग अब रिलेशन निकालेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर का
for dilute solution, for dilute solution, experimentally it was observed that osmotic pressure of solution is directly proportional to molarity of solution. ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है? तनु विलयन के लिए परासरण दाब विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। यही कह रहा है। मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये कह रहा है कि पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। मोलरिटी को हम लोग यहाँ C से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोलरता के। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे एक कोई कांस्टेंट आएगा तो पाई इक्वल टू हो गया CRT। पाई किसके इक्वल हो गया? पाई इक्वल टू CRT। यही फॉर्मूला हो गया। पाई इक्वल टू क्या आ गया? CRT। तो देखिए यहाँ R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R बता रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। T बता, R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अलग अलग वैल्यू होती है, अलग अलग प्रेशर के अलग अलग यूनिट में R की वैल्यू अलग अलग होती है। अभी मैंने एक वैल्यू लिखा है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। T बता रहा है टेम्परेचर को, इसको केल्विन में लेंगे। और C जान रहे हैं, C बता रहा है मोलरिटी को। C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलरिटी को, मोलरता को बता रहा है। ओके तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? पाई जान रहे हैं, पाई किसको बता रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। पाई किसको बता रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब को बता रहा है। ये परासरण दाब। ओके क्या फॉर्मूला आ गया? ये एक्सपेरिमेंटली आया है। पाई, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ये यही है। पाई डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, मोलरता के। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो पाई इक्वल टू आ गया CRT। पाई इक्वल टू क्या आ गया? CRT। और ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R किसको कर रहा है? T किसको कर रहा है? ये देखिए मैं इधर लिख रखा हूँ। ओके बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। इस फॉर्मूले को फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे। C का वैल्यू, मोलरिटी का हम लोग वैल्यू रखेंगे, उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला आएगा। ओके आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। कॉपी कीजिए इस पार्ट को। मेरे साथ आप कॉपी कीजिएगा तभी समझ में आएगा। यदि वीडियो को खाली भगाते रहिएगा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर बच्चे को लिखने से फायदा होती, लिखने से माइंड 3 बार चीजों को सोचता है। ओके तो देखिए इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ अब और इसको मैं एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। इस पार्ट को, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पार्ट को एक्सटेंड, फॉर्मूले को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। पाई इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? पाई इक्वल टू CRT। और C मोलरिटी पता है आप लोगों को?
मोलरिटी C इक्वल टू N2/V होता है, ये लीटर में रहता है। V किस में रहता है? लीटर में। तो पाई इक्वल टू हो गया N2/V/RT। एक नया फॉर्मूला आ गया, पाई इक्वल टू N2/V/RT। और N इक्वल टू जानते हैं W2/M2। N इक्वल टू क्या होता है? W/M। तो यहाँ 2 लगा हुआ है, W2/M2। तो पाई इक्वल टू W2/M2 V/RT। M2 को इधर ले चलिए आप। M2 इक्वल टू W2RT/πV। ये फॉर्मूला देखिए हो गया आपका M2 मोलर मास निकालने का, या ये फॉर्मूला पाई इक्वल टू, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये। W2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? W2 बताता है मास ऑफ सॉल्यूट को। M2 किसको बता रहा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है। वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है लीटर में है। आर ये सब समझ पहले ही बता रखा हूँ। आर किसको बता रहा है? टी किसको बता रहा है? आर गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, और टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे हम लोग। ओके, टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। देखिए इस फॉर्मूले में जो मोलर मास आया है उसका यूज करते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन में। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स, और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता है मोलर मास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स निकालने में। बिकॉज बायोमॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और इसका भी देखिए मोलर पाई किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो दोनों को कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए केवल ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के निकालने में। मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हम किस मेथड से निकालेंगे? ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इस स्टेटमेंट को मैं लिखने भी चाह रहा हूँ। ओके, क्यों हम लोग बायोमॉलिक्यूल, इंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो मोलर मास हम निकालते हैं किस मेथड से निकालते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। ओके, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलर मास उसका डिक्रीज होगा, मीन्स वो टूटने लगता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दोनों फैक्टर कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आप इस पार्ट को कॉपी किए होंगे, इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं आगे का पॉइंट, मोलर मास ऑफ मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में समझ रहे हैं आप, प्रोटीन, इंजाइम एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट। मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज कैलकुलेटेड with the help of osmotic pressure method, osmotic pressure method, because molar mass of biomolecules is temperature dependent parameters, and osmotic pressure also depends upon temperature. Therefore osmotic pressure
ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड। ओके, आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर मुझे हिंदी में भी इसका लिखाना है। मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। बिकॉज मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मोलर मास किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो दोनों को कोरिलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए पूरा बोर्ड मैं छोड़ता हूँ इसी मकसद से, ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप कॉपी कर। यदि मैं इस तरह से बीच में हमेशा खड़ा रहूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो देखिए हिंदी में इस पार्ट को मैं लिखने जा रहा हूं। जैव अणु मीन्स हो गया प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। जैव अणु का मोलर द्रव्यमान परासरण विधि से ज्ञात किया जाता है क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है और परासरण दाब ताप से प्रभावित होता है। इसीलिए परासरण विधि की मदद से जैव अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। आई होप मेरे साथ आप कॉपी किए होंगे। ओके, जैव अणु का मोलर द्रव्यमान परासरण विधि से ज्ञात किया जाता है क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान ताप पर निर्भर करता है और परासरण दाब ताप से प्रभावित होता है। इसीलिए परासरण विधि की मदद से जैव अणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ओके, देखिए आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी हम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचते रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।